लोगों को आरक्षण कोई आर्थिक स्थिति कमजोर होने के लिए नहीं मिलता है। वो हमारे को हजारों साल से जो हमारे साथ जुल्म ज्यादती हुई है उसका एक पछतावा मात्र है। गांधी जी ने कहा था जब ये आरक्षण की बात हुई कि भाई ये तो पछतावा है, मात्र पछतावा मात्र है। को 100% आरक्षण आज के तारीख में संवैधानिक स्थिति में हो रहा है। अब ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं? आपने अभी तक कोई प्रगति नहीं कर पाया। आपका विधायक का लड़का विधायक होता जा रहा है, कलेक्टर का लड़का कलेक्टर होता जा रहा है ओबीसी में, एसटी का लड़का एसटी ओबीसी का वो लड़का होता जा रहा है। आपने क्रीमी लेयर की बात नहीं की है। और आपका जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो वास्तविक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको आपके आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। मैं कह रहा हूं कि आप 75 वर्ष से देश आजाद हुआ, ये 1950 से आरक्षण की नीति आई है कॉन्स्टिट्यूशन में। आपने अभी तक जो बड़े होते जा रहे हैं बड़े कर रहे हैं, जो गरीब होते जा रहे हैं गरीब हो रहे हैं। आपने तो जात के आरक्षण की बात किया है, जात के आरक्षण रही नहीं गया, अब तो अमीर और गरीब का आरक्षण हो गया है। आप लोगों की गलत नीतियों के कारण हम क्या करें? उसके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट, तमाम प्रशासन, तमाम जुडिशरी, वो तमाम अपर कास्ट से भरी पड़ी है। तो 75 साल में अगर आपकी गलत नीतियां रही हैं, इस देश में करप्शन किया है तो आपके लोगों ने किया है, हमने थोड़ी किया है। उसकी सजा आप हमारे रिजर्वेशन छीन के क्यों करेंगे? आप आर्थिक रिजर्वेशन मांगना है तो अपने नेताओं से मांगो ना, जिन्होंने आपको कंगाल किया है, आपको बेरोजगार किया है। मेरा 22.5% हिस्सा, 100 में से 22.5 वो भी आपकी आंखों में चुभ रहा है, और वो भी मैंने कुर्बानी की है। इस देश में बाबा साहब ने आज तक 22.5% अवार्ड को छोड़ा है, डबल वोट का अधिकार छोड़ा है गांधी जी के लिए, उनके प्राणों के लिए। अगर गांधी जी की संतानें ये कहेंगी कि हम उसको फैसले को नहीं मानते, पूना पैक्ट को नहीं मानते, जातिगत रिजर्वेशन को नहीं मानते, तो हम कहते हैं उसको खारिज किया जाए और हमारा डबल वोट का राइट और स्वतंत्र चुनाव प्रणाली हमें वापस लागू की जाए। नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं दस टीवी इंडिया, और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और ऐसे में इस समय मेरे साथ मौजूद हैं अशोक अज्ञानी जी और जय भगवान जाटव जी, विजेंद्र शुक्ला जी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। और आज का जो टॉपिक है, आज की जो बहस होने वाली है वो होने वाली है जातिगत आरक्षण को लेकर। आपने तमाम लोगों को देखा होगा जो आरक्षण का विरोध करते हैं, और इसके साथ ही साथ एक नया तबका उभर के आया हुआ है जो जातिगत आरक्षण की बात करता है कि जातिगत आरक्षण जो है वो बैन होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। इस तरीके की तमाम चीजें आपने देखी होंगी और लगातार ऐसे प्रदर्शन चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि विजेंद्र शुक्ला जी आप बताइए जातिगत आरक्षण की, मैंने आपको उस जंतर मंतर पे देखा था, और मैं जानना चाहूंगा आपसे जातिगत आरक्षण आखिर बंद क्यों होना चाहिए? देश में तो जाति है। अरे विकास भाई साहब, ये जातिगत आरक्षण जो है, देश को हमारे आजाद हुए लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं। और 75 वर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ हमारा, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान में जो एसटी, एससी, ओबीसी समुदाय के लोग हैं, उनके सामाजिक विकास के लिए, देश में सामान्य परिस्थितियां बनाए रखने के लिए 10% आरक्षण की बात रखी गई संविधान में। और वो आज 75 वर्ष से लगातार, 70 वर्ष से लगातार उसको लाभ वो उनको मिल रहा है। परिस्थितियां ये बन गई हैं कि अब देश को आजाद हुए जब 75 वर्ष हो गया है, एसटी, एससी, ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिल चुका है, तो ये जो एसटी, एससी, ओबीसी है उसको कब तक लाभ दिया जाएगा? हमारा कहने का तात्पर्य यह है इसमें मूलतः रूप से कि जो प्रगति है वो प्रगति हो चुकी है, किसी एक वर्ग की ही प्रगति लगातार हो रही है, जात के आधार पे नहीं बल्कि आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। ठीक है जी। तो जय भगवान जी क्या कहेंगे? जो शुक्ला जी के तमाम विचार हैं
क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे आपसे जवाब चाहिए जी। ऐसा है, हमारे शुक्ला जी बहुत भोले आदमी हैं और इन बेचारों ने कभी दलित होकर के देखा नहीं। ये शुक्ला जी अब ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण रहे हैं, इनको हमारी स्थिति में आकर के, दलितों की स्थिति में आकर के विचार करना चाहिए। कभी उन बस्तियों में रह करके देखना चाहिए, कभी उन घरों में खाना खाना चाहिए, कभी उनकी जो आर्थिक आरक्षण की बात करते हैं, ये आर्थिक आरक्षण का पहले ये पता कर लें गांव देहातों में क्या एक टाइम की रोटी भी मुहैया हो रही है क्या लोगों को। जब ये पूरा देख ले तो फिर ये आरक्षण पे बहस कर ले। आरक्षण तो हमें नहीं मिलता, दलितों को नहीं मिलता, आरक्षण तो सही मायनों में इस देश में ब्राह्मणों को मिल रहा है। आप इनको, शुक्ला जी को नहीं पता या जानबूझ करके ऐसी बातें करते हैं। यदि कहीं पर भी कोई भी आरक्षण है तो वो है मंदिरों में। वहां का कभी कोई पुजारी दलित को बना दो ना, सारा जो माल चढ़ावा चावा आता है वो चलता है। और हम लोगों को आरक्षण कोई आर्थिक स्थिति कमजोर होने के लिए नहीं मिलता। वो हमारे को हजारों साल से जो हमारे साथ जुल्म ज्यादती हुई है उसका एक पछतावा मात्र है। गांधी जी ने कहा था जब ये आरक्षण की बात हुई कि भाई ये तो पछतावा है, मात्र पछतावा मात्र है। इनकी तो एजुकेशन इनकी नहीं, आर्थिक स्थिति इनकी ठीक नहीं, बाकी कहीं भी इनका कोई भी इनका अभी स्टैंडर्ड नहीं है। और अभी कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। अभी तो हम लोगों को 2 टाइम की रोटी नहीं, अभी तो जमीन जायदाद नहीं, किसी के पास में कोई धन दौलत नहीं, 1% आदमी को नौकरी नहीं। यदि देखा जाए शुक्ला जी, यदि आंकड़े इकट्ठे कर लें तो 1% लोगों को नौकरी नहीं, टोटल मिला करके 1% को भी नौकरी नहीं है सरकारी नौकरी का, यदि पता कर ले। दूसरा, जो जुल्म जांचती है शुक्ला जी की साथ होता नहीं, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होगा, उसको फिर सामूहिक बलात्कार होगा, छोटी बच्चियां होंगी, कम उम्र की बच्चों के साथ होगा। हमने कभी ब्राह्मण की लड़की के साथ बलात्कार होता नहीं सुना। वो कितना ही बड़ा हो। ये जाटो साहब, आप मुझसे सीनियर दिख रहे हैं। जाटो साहब देखिए जी, ये जो आप बलात्कार की बात कर रहे हैं, ये आरक्षण से मुद्दा नहीं है। ये बिल्कुल तो कोई भी व्यक्ति किसी के साथ कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादती अपराध है ये। हमारी मजबूत हो जाए, यदि शुक्ला जी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, जिस दिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी बलात्कार करने, क्योंकि आप लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है, इसलिए आपकी बहन बेटी के साथ होता नहीं है। गरीब की बेटी सबकी भाभी, अमीर की बेटी सबकी दादी। नहीं देखिए, ये तो पता है। हाँ, अरे देखिए जाटो साहब, देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए आपको जो आरक्षण मिल रहा है, आज की तारीख में जो आरक्षण आपको मिल रहा है, एससी के लिए 16% आरक्षण है, एसटी के लिए 20% आरक्षण है, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है, और सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए देश में 10% आरक्षण है। कुल मिलाकर के आपको 73% आरक्षण मिल रहा है। और देखिए डॉक्टर साहब, 27% शेष बचता है, वो भी 27% जो बचता है उसमें ये भी है कि उसमें सभी वर्गों में से 33% महिलाओं को आरक्षण जाएगा। और इतना ही नहीं, आप ये सुनिए, इतना ही नहीं, इतना इसके आगे ये है कि जो मेरिटोरियस होगा, जो एजुकेशन में, शिक्षा में, नौकरी में, चाकरी में मेरिटोरियस होगा, उसको फर्स्ट एक्साइज सूची में जाएगा, वो लिस्टेड होगा, चाहे ओबीसी का हो, चाहे जनरल का, चाहे एसटी का, चाहे ओबीसी का। आपको 100% आरक्षण आज के तारीख में संविधानिक स्थिति में हो रहा है। अब ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं? आपने अभी तक कोई प्रगति नहीं कर पाया। आपका विधायक का लड़का विधायक होता जा रहा है, कलेक्टर का लड़का कलेक्टर होता जा रहा है ओबीसी में, एसटी का लड़का एसटी एससी ओबीसी का वो लड़का होता जा रहा है। आपने क्रीमी लेयर की बात नहीं की है। और आपका जो गरीब है,
जो पिछड़ा है, जो वास्तविक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको आपके आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। मैं कह रहा हूं कि आप 75 वर्ष से देश आजाद हुआ, ये 1950 से आरक्षण की नीति आई है कॉन्स्टिट्यूशन में। आपने अभी तक जो बड़े होते जा रहे हैं बड़े कर रहे हैं, जो गरीब होते जा रहे हैं गरीब हो रहे हैं। आपने तो जात के आरक्षण की बात किया है, जात के आरक्षण रही नहीं गया, अब तो अमीर और गरीब का आरक्षण हो गया है। आज की तारीख में एक वर्ग अमीर होता जा रहा है, चाहे एसटी, एससी, ओबीसी या जिस वर्ग का हो, और एक व्यक्ति गरीब होता जा रहा है, चाहे एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग का हो। लड़ाई इस बात की नहीं है 10% आदमी अमीर हो रहा है, 90% आदमी गरीब हो रहा है। आप आरक्षण लेकर के क्या चाहते हैं? देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को खत्म करना चाहते हैं, या कि आरक्षण के बाद में एक संप्रभुता गणराज्य जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, पंचसाल सिद्धांत है, उसको लागू करना चाहते हैं जात के आधार पे? जात के आधार पे कभी भी किसी देश का कोई प्रगति और विकास नहीं हुआ है। इसके उदाहरण तमाम देश के अन्य देशों में जाइए, कोई आरक्षण नहीं है, फिर भी देश ने चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, रसिया हो, वो हमेशा प्रगति किया है। आपने हिंदुस्तान में 73 वर्षों से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, आपने क्या प्रगति किया बताइए? किस देश में किस आरक्षण के वर्ग से आपने प्रगति किया है? हाँ, आप सुन लीजिए, शुक्ला जी सुन लीजिए। आपने कह दिया कि 73% आरक्षण मिल रहा है, एससी, एसटी, ओबीसी को मिला के सबको मिल रहा है ना, आपने कहा है ना? हाँ, कहा है, मैंने कहा है। एक मिनट आपके मुंह से कहलवाऊंगा। 89 सेक्रेटरीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, से 80 केवल ब्राह्मण है। मुझे उनमें शुक्ला जी ये बताइए, दलित कौन सा है, ओबीसी कौन सा है? इसमें प्रोफेसर है, इस देश में कितने प्रोफेसर हैं मुझे बता दीजिए। 5% भी प्रोफेसर है क्या दलित के और इनके? मुझे बता दीजिए। वाइस चांसलर हैं, सभी वाइस चांसलर में कौन दलित है? सिर्फ पूरे देश में 5 वाइस चांसलर हैं शेड्यूल कास्ट के। कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितने वाइस चांसलर्स हैं? आप जिस आरक्षण की बात कर रहे हो, हम लोग को धोखे के अलावा कुछ मिला नहीं। आप लोग पहले आंकड़े इकट्ठे कर लीजिए, फिर आपको पता लगेगा कि 80%, जाटव साहब, ये आपको व्यक्तिगत धोखा हो सकता है। 80% पर ब्राह्मण बैठा है, 4% आबादी भी नहीं है। 80% पे कैसे बैठा है ब्राह्मण, ये जरा हमें बता दे। आप इसके आंकड़े कल फिर बहस कर लेंगे। आप कल इनके आंकड़े इकट्ठे कर ले कि सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कितने हैं, उनमें से ब्राह्मण कितने हैं, और जितने दलित है उनमें कोई है क्या? क्या बैकवर्ड में से कोई है क्या? इस देश में प्रोफेसर कितने हैं, कोई है क्या? कितने हैं? कोई वाइस चांसलर कोई है क्या? अरे भाई, आपका पेट भर जाना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं, हमें तो दिन गुजारने दो। जो तुम विरोध कर रहे हो सब इस देश के ब्राह्मण, वो ब्राह्मणों ने तो इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज की तारीख में, आज के तारीख में आप जहां जाइए, जिस ऑफिस में जाइए, जिस कार्यालय में जाइए, चाहे जुडिशियरी में जाइए, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाइए, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली में जाइए, विधानसभा में जाइए, आपको मैक्सिमम 75% एससी, एससी, ओबीसी के प्रतिनिधित्व मिलेगा। आप ये गलत सोच रहे हैं। जय भगवान जी, जय भगवान जी। अज्ञानी जी है, अज्ञानी जी कुछ कहना चाहते हैं। सर, हमारी जो आपको पता है, हमारा टॉपिक जो आज का है जातिगत आरक्षण। जातिगत आरक्षण का लगातार विरोध हो रहा है। सर अज्ञानी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, तो 2 मिनट शांत हो जाएं। देखिए, मैं पहली बात तो आपने विजेंद्र जी से मैं पूरे आदर पूर्वक तरीके से मैं ये कहूंगा कि विजेंद्र जी, आप पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, अपर कास्ट अब रिजर्वेशन का आज की तारीख में क्यों विरोध कर रहा है, जातिगत रिजर्वेशन का, और क्यों आर्थिक आरक्षण मांग रहा है, ये मेरी समझ से परे है। पहली बात तो ये कि जो रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट सेक्टर में लागू है, और आप तो वकील एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और मैं भी कानून का आदमी हूँ। इन्होंने सब बेच दिया, बस पब्लिक सेक्टर अब बचा ही नहीं है। अब जो गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे नई जो शिक्षा नीति लाए उसमें एजुकेशन भी इन्होंने प्राइवेट कर दी, और जो पुराना 1992 से जो ब्राह्मणवादी कांग्रेस पार्टी, वो उसने जो नई आर्थिक नीतियां लाए थे, निजीकरण की नीतियां, और उसकी वजह से जितना भी पब्लिक सेक्टर बिक गया, और अब जो ये बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार
और अब ये मोदी सरकार, और बीच में जो आई थी 8-9 साल के लिए अपनी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, इन्होंने सब कुछ बेच दिया देश का। तो रिजर्वेशन बचा कहाँ जातिगत, मुझे बताइए। दूसरी बात ये कि जो आप बार बार जो आर्थिक आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो आर्थिक आरक्षण वो आप क्यों मांग रहे हो? आपके जब 1952 से लेके पहला चुनाव जब हुआ भारत में, अपने स्वतंत्र गणराज्य का चुनाव अपने संविधान के अनुसार, तब से लेकर के आज तक इस देश का तमाम राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री और कैबिनेट बहुमत तमाम अपर कास्ट थे। तो उसमें इतने वर्षों में, 75 वर्षों के इस गणतंत्र में, ये अपर कास्ट गरीब कैसे हो गए? तो इसका जवाब तो आप हमसे ना मांग करके अपने उन नेताओं से मांगे जिन्होंने इस देश पे शासन किया है। क्या इस देश का प्रधानमंत्री या कैबिनेट क्या अनुसूचित जाति थे? क्या हम लोग थे? अगर उनकी नीतियां खराब हुई, जो अपर कास्ट जिसके पास सारी धन है इसके देश का, सारी धरती है इसके पास, एग्रीकल्चर से लेकर के सब कुछ, आखिर वो गरीब क्यों हुए? वो क्या हमने किए हैं? और दूसरी बात ये कि अगर आप जातिगत आरक्षण का अगर आप विरोध करते हैं तो आपको इस देश के प्रेम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसको पहले लागू करना पड़ेगा। प्रेम्बल को, इस देश में जो 4 पिलर पे इस देश का संविधान खड़ा है, इसके स्वतंत्रता, न्याय, समता और बंधुता, उन चारों को लागू किया क्या आपने? आज ही मैं एक वीडियो सुन रहा था, नंद नगरी में एक दलित बच्चे की एक हत्या हुई, 3 मुसलमानों ने की, वो मुस्लिम लड़के थे। तो हिंदू विश्व हिंदू परिषद का एक नौजवान कह रहा है कि दलित हिंदू। अगर आज भी आप दलित हिंदू हमें कह रहे हो तो इसका मतलब जाति खत्म नहीं हुई, जातिगत मामला खत्म नहीं हुआ, और आप पूना पैक्ट का उल्लंघन कर रहे हो। अगर पूना पैक्ट का आप उल्लंघन कर रहे हो, अगर जातिगत रिजर्वेशन के खिलाफ अगर बात कर रहे हो, तो आप हमारा जो डबल वोट का राइट था, कम्युनल अवार्ड था, हमें वापस लौटा दो। हमारी स्वतंत्र अलग निर्वाचन प्रणाली होगी, क्योंकि 24 सितंबर 1932 को साइन हुआ पूना पैक्ट, और उसके बाद 25 सितंबर 1932 को मुंबई में तमाम आपके अपर कास्ट की बाबा साहब के साथ मीटिंग हुई और रेजोल्यूशन पास हुआ कि हम इस समझौते को लागू करेंगे। अगर आप विरोध करते हैं, और दूसरी बात, आप अपने आंकड़े ठीक कीजिए। देखिए, अनुसूचित जाति का जो रिजर्वेशन है वो 15% है, और एसटी का जो रिजर्वेशन है वो 7.5% है। टोटल मिला के 22.5% रिजर्वेशन है, और वो भी सरकारी संस्थान में था। सरकारी संस्थान आपने खत्म कर दिए, उसका कोई मतलब अब बचा नहीं है। दूसरी बात, जितनी भी टॉप की पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, उनके जो कोर टीम है, वो तमाम आपके तमाम अपर कास्ट लोगों के हाथ में है। और हमारे तो लोगों के उसमें SC ST मोर्चे बना दिए हैं, जिनको कि उसमें जो कोर टीम में आने का कोई मौका ही नहीं मिलता दूर दूर तक। और रिजर्वेशन अगर ना हो तो पॉलिटिकल पार्टियां भी हमारे लोगों को रिजर्व सीट पे कैंडिडेट ना लड़ाएं, वो भी जनरली लड़ जाएं। और अलग एक और बात मैं आपको कह रहा हूँ कि जितनी भी आपकी जो ये जातिगत अभी जो एट्रोसिटीज हो रही हैं देश के अंदर, आप उनके खिलाफ तो कोई आदमी नहीं बोलता। जब वो एट्रोसिटीज हमारे जाटव साहब ने कहा, जो हमारे हाथरस केस हुआ, या जो अभी बच्चे को हमारे उसको मार दिया वहां पर राजस्थान में, एक ब्राह्मण अपने जो मास्टर थे, टीचर वहां के, उनके मटके से पानी पी लिया और उसको मार दिया, उसको मेघवाल, उस बच्चे को, मासूम बच्चे को पीट करके। अगर आप भाई साहब, आप बोलते, अगर आप उस समय उसका, तो मैं आपकी बात सुनता। दूसरी बात ये कि पहले आप है ना इस बात से मत लगाइए कि हम सरकारी संस्थान तो अब खत्म हो गई। दूसरी बात ये, आप ये बताइए कि अनुसूचित जाति जनजाति के पास इस देश की एग्रीकल्चर की भूमि कितने प्रतिशत है, उसके बाद आप हिसाब लगाइए। और दूसरा, 10 साल का कहीं पर भी नहीं लिखा संविधान में। आर्टिकल 16(4) में हमारा फंडामेंटल राइट में रिजर्वेशन है, और इन्होंने बिना हमें कोई अल्टरनेटिव दिए सारे संस्थान बेच दिए, पूरा देश बेच रहे हैं। इसलिए हमारा रिजर्वेशन संविधान का जो फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, उस पे ना तो किसी सरकार ने अभी तक कोई मैकेनिज्म बनाया, ना ही कोई उसके ऊपर कानून बनाया। और दूसरा, जो आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, उसके ऊपर किसी ने कोई कानून नहीं बनाया। आप अनटचेबिलिटी जारी रखेंगे, आप अपर कास्ट और लोअर कास्ट जारी रखेंगे, और उसके बाद आप कहेंगे जातिगत रिजर्वेशन खत्म कर दो। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, और पूना पैक्ट का मैं इसका उल्लंघन समझता हूँ। अगर विजेंद्र शुक्ला जी इस बात की जिम्मेदारी लें कि अगर वो कहते हैं जातिगत रिजर्वेशन खत्म हो और आर्थिक शुरू हो, पहली बात तो आर्थिक आपके लोगों ने आपको कमजोर किया, उनसे बात करो। और दूसरी बात ये, अगर आप इस बात की मांग करते हैं तो मैं मांग करता हूँ पूना पैक्ट को रद्द किया जाए, और हमारा जो सेपरेट हमारी जो निर्वाचन मंडली थी, वो जो अपना पृथक निर्वाचन मंडल, डबल वोट का राइट हमें दिया जाए। हम सहमत हैं उसके लिए।
जी विजेंद्र जी जवाब चाहिए जी। जी देखिए ये आप हम लोग सभी कोई इस देश भारत के हैं और भारत का हर व्यक्ति को अपना मौलिक अधिकार है, परंतु हम कोई भी आदमी सर्वोच्च न्यायालय से बढ़ के नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया है कि किसी भी वर्ग में, किसी भी जाति में, किसी भी व्यक्ति को 50% से आरक्षण किसी भी समुदाय को नहीं मिलना चाहिए, और 50% से ज्यादा समुदाय को आपका आरक्षण नहीं चाहिए। और जिस तरह आंकड़ा आप बता रहे थे उसके अनुसार आपका 50% से एबव हो रहा है और लगातार 73 वर्ष से आरक्षण आप प्राप्त कर रहे हैं, और एक वर्ग के लोग ही उसी वर्ग को जो संपन्न हो रहा है वही आरक्षण का लाभ ले रहा है। अगर कलेक्टर का लड़का है, कलेक्टर की सुविधा पा रहा है, उसका लड़का शहर में पढ़ रहा है और जा करके वो पढ़ करके फिर कलेक्टर बन रहा है, तो आपके जात के वर्ग के लोग जो ST SC OBC के वर्ग के लोग हैं, उनके वर्ग के जो अन्य गरीब हैं, उनकी जो स्थिति है वो गरीब होती जा रही है। इसके बारे में कोई आरक्षण का विरोध नहीं है, कोई आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा है, आरक्षण के विरोध नहीं बल्कि आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। आपको जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, देश का संविधान है, आपको आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं करता। आपने आरक्षण जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए है, विधायक है, वो आरक्षण 10 साल के लिए था। राजनीति में भी 10 साल के आरक्षण था। आपने 10 साल के आरक्षण को फिर आगे बढ़ा दिया, फिर आगे बढ़ा दिया, उससे आपकी क्या प्रगति हुई? आप लोगों की गलत नीतियों के कारण हम क्या करें? उसके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट, तमाम प्रशासन, तमाम जुडिशरी, वो तमाम अपर कास्ट से भरी पड़ी है। तो इस 75 साल में अगर आपकी गलत नीतियां रही हैं, इस देश में करप्शन किया है तो आपके लोगों ने किया है, हमने थोड़ी किया है। उसकी सजा आप हमारे रिजर्वेशन छीन के क्यों करेंगे? आप आर्थिक रिजर्वेशन मांगना है तो अपने नेताओं से मांगो ना, जिन्होंने आपको कंगाल किया है, आपको बेरोजगार किया है। मेरा 22.5% हिस्सा, 100 में से 22.5 वो भी आपकी आंखों में चुभ रहा है, और वो भी मैंने कुर्बानी की है इस देश में। बाबा साहब ने आज तक 22.5% अवार्ड को छोड़ा है, डबल वोट का अधिकार छोड़ा है गांधी जी के लिए, उनके प्राणों के लिए। अगर गांधी जी की संतानें ये कहेंगी कि हम उसको फैसले को नहीं मानते, पूना पैक्ट को नहीं मानते, जातिगत रिजर्वेशन को नहीं मानते, तो हम कहते हैं उसको खारिज किया जाए और हमारा डबल वोट का राइट और स्वतंत्र चुनाव प्रणाली हमें वापस लागू की जाए। देखिए आर्थिक हमारी कोई सत्ता नहीं रही इस देश में। आपके ब्राह्मण, आपके ठाकुर, आपके बढ़िया वही नेता रहे सारे। अगर उन्होंने आपको गरीब किया तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो अपने उन लोगों से जवाब मांगो, हमारा रिजर्वेशन मत खत्म करो। धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और विकास जी, मेरे पास समय नहीं है, मैं विजेंद्र जी से बात करना चाहता था, बहुत सुलझे हुए साथी हैं, और इसलिए मैं माफी चाह रहा हूँ विजेंद्र जी कि मैं अब बाद में आप बिल्कुल बहुत सुलझे हुए, ऐसा नहीं, आप जो अपनी बात रख रहे हैं। अज्ञानी जी जरा एक बात मेरी सुनते जाओ। मैं आपसे बात करूंगा। धन्यवाद। जरा मैं शुक्ला जी को ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप हमारे आरक्षण की बात छोड़ो, आप इस देश के ब्राह्मणों को, बणियों को, ठाकुरों को, जो स्वर्ण समाज है, इनको आरक्षण दे दो, जितनी इनकी आबादी इनको दे दो। काय को परेशान हो रहे हो? आप हमारे लिए क्यों परेशान हो रहे हो? बाकी हम लोग आपस में बांट लेंगे। आपकी जो आबादी आप अपना तय कर लो। आपकी आबादी 4% और ले रहे 80%, 80 आदमी आपके सेक्रेटरी, जज आपके 80%, 90% आपके सब जजेज, वो हमें फैसला देते हैं। आज तक हमारे पास जितने केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जितने केस लड़ते हैं, 1% केसेस में भी सजा नहीं है। शुक्ला जी, आप अपने इनको ब्राह्मणों को पूछिए जो जुडिशरी में बैठे हैं, ये सब लोग बेईमान है। हमें एक भी आदमी न्याय देने के लिए तैयार नहीं। आप उनको समझाइए ना। और देश आज कहाँ धक्के खा रहा है, क्या आर्थिक स्थिति है, क्यों बर्बाद हुआ, सब लुट गया। सब लोग रिश्वत के माहिर हैं, झूठ बोलने के माहिर हैं, सब लोगों ने किया। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 10-4 बार रेजोल्यूशन पास हो चुका। एनडीसी की मीटिंग में, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में पास हुआ प्रस्ताव, 4 बार प्रस्ताव पास हुआ। और अभी जो करंट का पास हुआ था वो 27 जून 2005 को हुआ था। सारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये प्रधानमंत्री आज है, लेकिन तब ये मुख्यमंत्री थे, मीटिंग में थे, इनके साइन है
के हम दलित वर्ग के लोगों को 10 साल के अंदर अंदर सामान्य वर्गों के बराबर ले आएंगे। 31 अक्टूबर 2005 को गाइडलाइन जरूर है, अभी आज जाकर के घर पर नेट पर निकाल लो। मोन्टेन सिंह अहलूवालिया ने चिट्ठी लिखी है सभी स्टेटों के चीफ मिनिस्टर को। श्रीधरन वो जॉइंट सेक्रेटरी है, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि भाई ये इनका पैसा लेफ्ट नहीं होगा, इनको आबादी के हिसाब से पैसा मिलेगा। कौन दे रहा है? आप हमारा आरक्षण खत्म कर दो। हमारा जो आप वायदा किया है, जो आपने रेजुलेशन पास किया है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से बड़ी कोई तो मीटिंग नहीं होती, वो तो सरकार के ऊपर है, जिसमें सब मुख्यमंत्री मेंबर हैं, जिसके सब कैबिनेट मिनिस्टर सब उसमें बैठ करके फैसला लिया है। तारीख बता रहा हूं, आप उसको पढ़ लेना कि 27 जून 2005 को 51वीं मीटिंग है। आपके नेट पर योजना आयोग में नीति आयोग की गाइडलाइन उसमें पड़ी हुई है, आप उसको पढ़ लो। उसमें कह रहे हैं कि 10 साल के हम अंदर अंदर आपको इनको सामान्य वर्गों के बराबर ले आएंगे। कोई एक कदम बताओ, कोई उठाया हो तो? इतने बेईमान भ्रष्ट आदमी बैठे हैं, एक भी लाइन बता दे कि शुल्क के लिए उठाया। बल्कि जो आरक्षण था, जैसा मेरे अशोक ज्ञानी जी भी बोल के गए हैं, सब प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। अरे कहाँ चला गया देश? बर्बाद हो गया, सारी स्थिति खराब हो गई है। हमसे बाद में जो देश आजाद हुए कहाँ के कहाँ पहुंच गए, पैसा लूटने पर लगे हैं। सारी जय भगवान, जय भगवान साल के लिए हम जय भगवान, जय भगवान साल के लिए दलितों के हाथ में दे दीजिए सत्ता, फिर हम बताएंगे कैसे काम होता है। जय भगवान जी, जय भगवान जी। विजेंद्र जी का कहना ये है कि जो जातियां संपन्न हो गई हैं, अगर कोई विधायक है और वो अगर विधायक बन गया है तो एटलीस्ट उसको रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। विजेंद्र जी का ये कहना है। और अगर कोई आईएएस बन गया है तो वो रिजर्वेशन छोड़ दे। पहले ये सबसे पहले ब्राह्मणों को करना चाहिए था, जो 10% उनके लिए आरक्षण दिया। उन्हें ब्राह्मणों को, जिनके परिवार जज भी वही, कलेक्टर भी वही, आईएएस अफसर भी वही, जिनके सब हैं, उनको चाहिए था कि वो अपने जो 10% आरक्षण दे रहे उनको दे देते, पीछे हट जाते। वो क्यों नहीं हटे? देखिए, अरे जय भगवान जी, जय भगवान जी, आप लोगों को आरक्षण मिलने के कारण ही आप लोग आलसी हो चुके हैं, कंपटीशन फाइट नहीं करते। सुनिए मेरी बात समझिए, आज आप लोगों को फ्री में गल्ला मिल रहा है, फ्री में मीडियम नहीं, फूड सिक्योरिटी एक्ट मिल रहा है, आपको फ्री साइकिल मिल रही है, ओबीसी के नाम पे आपको देश में आरक्षित हो रहे हैं आप। इसलिए ये आपका जो ये मेहनत करना चाहिए, जो मेहनत करना चाहिए वो मेहनत आप नहीं कर पा रहे हैं। आरक्षण की बात करके केवल आप राजनीति और आरक्षित वर्गों को आप अपमानित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। आपका ये कोई सिद्धांत नहीं हुआ। जिस तरह आप बात कर रहे हैं, भाई आरक्षण देश का संविधान बनाता है, पार्लियामेंट बनाती है, उस पार्लियामेंट में आपका बहुमत है, आपकी जाति का बहुमत है। तो आप ये बताइए कितने वर्षों से आप आरक्षण का लाभ लेकर के 75 वर्षों से आपने यही कह रहे हैं कि 80% ब्राह्मण काम कर रहे हैं, एम्प्लॉई है, रोजगार में है, सब चीज है। तो ये बताइए कि 80 साल से आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो अगर वो इंटेलिजेंट है, होशियार है, उनका जीन्स अच्छा है, उनके क्रोमोसोम्स अच्छे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको जो अच्छे लोग हैं, जो क्रीमी लेयर के हैं, जो संपन्न हैं, जो कलेक्टर है, कमिश्नर है, पूंजीपति है, औद्योगिक है, व्यवसायिक है, उनको वो आरक्षण छोड़ करके गरीबों को आरक्षण का लाभ देना चाहिए। आप में भी एक अपर वर्ग, एक अनर वर्ग होना चाहिए। आप एक बीपीएल का जो लाभ लेते हैं ना, आपके वर्ग में जो बीपीएल का लाभ लेते हैं ना, जो आपके करोड़पति हैं, अरबपति हैं, जिनको 100 एकड़ जमीन है, वो बीपीएल का लाभ ले लेते हैं। गरीब आदमी को बीपीएल का लाभ नहीं मिल पाता है। तो जय भगवान जी, थोड़ा सा आप बुजुर्ग हैं, सियान दिख रहे हैं, आप समझदार दिख रहे हैं, आपकी उम्र ज्यादा है हमसे। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे इस डिबेट के माध्यम से कि आप जो ओबीसी है, एसटी है, एससी है, उनको ऐसा मैसेज मत दीजिए, ऐसा संदेश मत दीजिए इस माध्यम के माध्यम से, हमारे विकास जी के माध्यम से, कि हम केवल रक्षक हैं। हम उस देश के संपन्न समस्त नागरिकों के रक्षक हैं जो गरीब है। उस देश में सबको अधिकार है जीने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो। ये देखिए आपका अधिकार है।
जिसमें आप इसको बोलने से ये अन्य जाति वर्ग के लोगों को अपमान होगा। आप इस तरह एक संभ्रांत व्यक्ति दिख रहे हैं। आपको नहीं बोल, आप ये बताइए कि आपको आरक्षण का लाभ कहाँ नहीं मिल रहा है? आपको हर जगह आरक्षण का लाभ मिल रहा है। आप अगर जब विकास सिंह जी हमारे बोल रहे हैं कि भाई कलेक्टर है, कलेक्टर के लड़कों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, तो बताइए इसमें बात आप डिबेट नहीं कर रहे हैं, इस बात को आप भुला दे रहे हैं, इस बात को पीछे कर रहे हैं, आप जांच की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बताइए कितने आदमी हैं शुल्का के? 65% है, 65% लोग हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप देख लीजिए 65% लोग जिससे ज्यादा होंगे, हमारा संभावित आंकड़ा है। आप हमें आप देख लीजिए हर वर्ग के, चाहे ऑफिस में जाइए, आपको उसी वर्ग के लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अच्छे लड़के हैं, देखिए अभी कल जो आरक्षण की बात कर रहे हैं ना, जो आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, उसमें मेरिटोरियस बच्चों को आपके सामान्य से भी लाभ मिलता है। जो मेरिट के लड़के हैं, जिनका 99% 100% है, वो सामान्य में जाकर के भी लाभ लेते हैं। ऐसा आरक्षण की व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था नहीं है जब वो मेरिटोरियस सूची बनने के बाद आपकी सूची जाती है तो उसमें आरक्षण की लाभ लेते हैं। तो आप तो जनरल में भी ले लेते हैं और उसमें भी ले लेते हैं, तो आप ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शुक्ला जी, गलत इन्फॉर्मेशन है ये आपकी। अभी कई कोर्टों ने ये फैसला दे दिया कि जो शेड्यूल कास्ट का आदमी आएगा वो शेड्यूल कास्ट में ही काउंट होगा। आप ये गलत इन्फॉर्मेशन है, आप दोबारा करेक्ट कर ले अपने आप को। ठीक है ना, आपने कर दिया। ये अभी लागू कहाँ हुआ? दूसरा अभी लागू कहाँ हुआ? अरे भाई आरक्षण आप कह दिया है, इम्प्लीमेंटेशन होगा तब ना लागू होगा। इसको राज्य सरकार, केंद्र सरकार लागू करेगा तब ना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 50% से आरक्षण नहीं होना चाहिए। पंचायतों में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में 75%, 68% रजिस्ट्रेशन हो गया रिजर्वेशन। पंचायतों के चुनाव में 68%, राजस्थान में आरक्षण हो चुका है, 50% से अब हुआ है। तो सरकारें मानती है ना, इस बात को सरकार मानती है, केंद्र सरकार मानती है, राज्य सरकार मानती है। जब मानेगी तब ना होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला करता है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, ये बात सही है, पर उसको मान कौन रहा है? जब लागू हो तो माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आप ही लोग बैठे हैं, हम कहाँ हैं सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में तो आप ही लोग बैठे हैं, हम लोग कहाँ हैं सुप्रीम कोर्ट में? सभी लोग बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप लोग ऐसा नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस है वो सबका है, वो सबका होता है, वो देश का होता है व्यक्ति, देश का व्यक्ति है, किसी एक व्यक्ति, किसी वर्ग का व्यक्ति नहीं होता। बिल्कुल गलत बात है। ये तो आप बोल रहे हैं कंटेम्प्ट कोर्ट हो जाएगा। ये इस कंटेम्प्ट आप कोर्ट बोल रहे हैं कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट में हमारे एसटी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। लॉबी होती है, उसकी चयन होता है, उसकी प्रक्रिया होती है, उसके अनुसार कार्रवाई होती है। हमें जेल भेज दो, हमारे लोगों को रोटी मिल जाएगी, कम से कम रोटी तो मिल जाएगी। यहाँ तो भूखे मरने समाज हमारा, 2 टाइम का वक्त का रोटी नहीं है। अरे भाई सुनियो ना, आप शुक्ला जी असलियत का पहले पोजीशन का पता करके फिर थोड़ी जरा बहस करें तो अच्छा। आप ये लाते हैं पहले यहाँ पर प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी कितनी है, प्रोफेसर कितने हैं, यहाँ पर वाइस चांसलर कितने हैं, टोटल कितने हैं, उनमें इकले ब्राह्मण कितने हैं, आप ये पता तो कर लो। सब जगह आपने कब्जा करके देश को बर्बाद कर दिया आपके लोगों ने, जो ब्राह्मण बैठे हैं। अरे भाई 5 साल के लिए हमें भी दे दो जाति के ऊपर बार-बार सवाल ना उठाइए सर, क्योंकि जाति को लेकर बार-बार ना कहें। जय भगवान जी, जाति को लेकर बार-बार ना कहें, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर ये सब ना बोले। एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। हम लोग आरक्षण की बात करिए, तो मुद्दे पे आइए। विकास सिंह जी, विकास सिंह जी, हमारा निवेदन ये है कि ये जो अभी बोल रहे हैं वो किसी व्यक्तिगत जात के आधार पे नहीं बोलना चाहिए। स्टूडियो पे बैठे हैं, हर वर्ग के लोग सुन रहे हैं, उसका गलत संदेश और मैसेज जाएगा। जी। और ये कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये भी गलत मैसेज जाएगा कि आपके स्टूडियो के माध्यम से जात के आधार पे आरक्षण की बात नहीं करते, ये बात करते हैं कि देखिए हर जगह कार्यालय में ब्राह्मण बैठे हैं,
ये इसका एक मैसेज है। और मैं चाहता हूं जाटव साहब को माफी मांगना चाहिए स्टूडियो के माध्यम से, उन्होंने जो गलती की है उसकी माफी मांगना चाहिए। और आरक्षण की जो परिस्थितियां हैं तो संवैधानिक है, उस संविधान में जो परिस्थितियां बनती हैं उसके अनुसार आरक्षण होता है। आरक्षण न हम करते, न जाटव साहब करते, न विकास सिंह जी करते। आरक्षण तो देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो निर्वाचित प्रतिनिधि जाता है, सांसद में बैठता है, वो आरक्षण करता है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सुपरविजन करती है, देखती है लीगल है कि नहीं है। तो उसमें हम लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हमारा तो एक साधारण सा मुद्दा है कि आज 73 वर्षों से आरक्षण चल रहा है, चाहे राजनीतिक पदों का हो, चाहे लोकसभा विधानसभा का हो, चाहे नौकरियों का हो, चाहे समुदायों का हो। आरक्षण का लाभ आप लोगों को पर्याप्त मिल चुका है। अब आप इस वर्ग से जो अपग्रेड हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, जो कलेक्टर, कमिश्नर, उद्योगपति, जो गरीबों को आरक्षण आपकी वजह से नहीं मिल रहा है, उनको देना चाहिए। तो आपको आर्थिक आधार पे जिस तरह समाज में सामान्य वर्गों को भी आर्थिक आधार पे 10% का आरक्षण दिया गया है, उसी तरह आप लीजिए ना 22%, 27%, पर ये आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए, न कि कलेक्टर को मिलना चाहिए, कमिश्नर को मिलना चाहिए, उद्योगपति को मिलना चाहिए, जो एम्प्लॉय फर्स्ट क्लास के उनको नहीं मिलना चाहिए, जिनकी आर्थिक स्रोत बड़े हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, कार है, सब चीज मेंटेन है, उन्हीं को आरक्षण मिल रहा है। गरीब जो गांव में बस रहा है उसको तो कोई आरक्षण मिलते ही नहीं, वो जानते नहीं कि आरक्षण क्या है। तो आप अपने समाज में जो आरक्षण की बात करते हैं, जो जात की बात करते हैं, जो अपने ही बात को मानते हैं कि मैं इस जात का ठेकेदार हूं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वो लोग गांव में जाएं और आरक्षण की बात करें। अगर बीपीएल जो भी योजनाएं आती हैं, चाहे मनमोहन सिंह की योजना रही हो, चाहे मोदी जी की योजनाएं हो, जो ग्रामीण योजनाएं, बेसिक नीड की जो योजनाएं होती है, उनमें आप अंदाज करिए कोई भी गरीबों को योजनाएं नहीं मिलती। यही वर्ग के लोग जाकर के योजनाओं में अपना नाम जुड़वा लेते हैं, अपना प्रभाव रखते हैं, प्रभुत्व रखते हैं, और उन गरीबों को लाभ नहीं मिल पाता। हमारा यही है आपके माध्यम से दिनेश सिंह जी कि आप ऐसा एक मैसेज दीजिए कि ये आरक्षण का कोई विरोध नहीं कर रहा। इस देश में कोई व्यक्ति, आपने 73 साल में जब कुछ प्रगति नहीं कर पाए, तो आप ये बताइए आप 10 साल 15 साल में क्या प्रगति कर पाएंगे। तो एक आर्थिक आधार होना चाहिए, चाहे जिस जाति वर्ग का हो, आर्थिक आधार पे आपको आरक्षण देने का सिफारिश करना चाहिए। मैं आपकी इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, वो निवेदन करता हूं कि इसी तरह से आप हमारे बीच में जुड़ने का, बात करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जी जी जी। तो विजेंद्र शुक्ला जी थे, जय भगवान जाटव जी थे, अशोक अज्ञानी जी, तमाम लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। कुछ पक्ष में बातें जो है विजेंद्र शुक्ला जी ने रखी हैं, अशोक अज्ञानी जी और जय भगवान जाटव जी का अलग नजरिया है जातिगत आरक्षण पे। खैर जितने भी लोग हैं उनका अलग अलग नजरिया है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो फैसला आता है वो संसद से आता है, फैसला आता है वो संवैधानिक रूप से आता है। तो तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।